नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट जारी की। बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के 9 वर्ष पूरे हुए। सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान से सौर पवन की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। एप्पल ने प्रमुख नीतिगत बदलाव करते हुए कैलिफोर्निया के राइट टू रिपेयर बिल का समर्थन किया। और सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की ऋण श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट जारी की है। इस गणना का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना सिंचाई गणना यानी इरिगेशन सेंसस के तहत किया गया है। लघु सिंचाई योजनाओं को भूजल या सतही जल श्रेणी की उन संरचनाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनमें 2000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य कमान क्षेत्र है। कृषि योग्य कमान क्षेत्र का मतलब है ऐसे क्षेत्र से जिसे किसी योजना के तहत सिंचित किया जाता है और वो कृषि के लिए उपयुक्त है। लघु सिंचाई योजनाओं को मोटे तौर पर कई प्रकारों में बांटा जा सकता है, जैसे कुएं, कम गहरे ट्यूबवेल, मध्यम गहराई वाले ट्यूबवेल, गहरे ट्यूबवेल, सतह प्रवाह योजनाएं और सतह उत्थान योजनाएं। आपको बता दें कि लघु सिंचाई परियोजनाओं के कई लाभ हैं, क्योंकि एक तो इनका निर्माण कम समय में हो जाता है, इसके अलावा इनमें कम निवेश की जरूरत होती है और साथ ही इनका लाभ बहुत जल्द ही किसानों तक पहुंच जाता है। और आइए अब जानते हैं लघु सिंचाई गणना रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं के बारे में। देश में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं हैं। इनमें से 94.8% भूजल योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं हैं। इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है। 5वीं गणना की तुलना में छठी गणना के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं में लगभग 1.42 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई। 96.6% लघु सिंचाई योजनाएं निजी स्वामित्व के अधीन हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सभी व्यक्तिगत स्वामित्व वाली योजनाओं में से 18.1% का स्वामित्व महिलाओं के पास है। लघु सिंचाई के लिए आरंभ की गई पहलों में ये भी कहा गया है कि केंद्र प्रायोजित योजना लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण यानी कि रैशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन स्टैटिस्टिक्स शुरू की गई है। लघु सिंचाई क्षेत्र समग्र रूप से राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है तथा राज्यों की स्वयं की राज्य विशिष्ट लघु सिंचाई योजनाएं होती हैं। लघु सिंचाई की छठी गणना में योजनाओं के प्रतिशत के वितरण की अगर हम बात करें तो कुएं 35.8% हैं, कम गहरे ट्यूबवेल 24.1% हैं, मध्यम गहरे ट्यूबवेल 18.7% हैं, गहरे ट्यूबवेल 16.2% हैं, सतत प्रवाह योजना 2.6% हैं और सतत उत्थान योजनाएं भी 2.6% हैं। और आइए अब बात करते हैं व्यापार जगत की। बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का शीर्षक है रेज यानी रिस्पॉन्सिबल, एक्सिलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। B20 की स्थापना 2010 में वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक G20 संवाद मंच के रूप में की गई थी। ये दुनिया भर से नीति निर्माताओं, व्यापारिक दिग्गजों और विशेषज्ञों को B20 इंडिया कम्युनिकेशन पर विचार विमर्श और चर्चा करने के लिए आमंत्रित करता है। इस सम्मेलन में कई मुख्य सिफारिशें की गईं और नीतिगत कार्रवाइयां की गईं। इसके तहत क्षेत्र है वैश्विक आर्थिक सुधार का, जिसमें ये कहा गया है कि ग्लोबल पब्लिक गुड्स के लिए वित्त उपलब्ध करवाने और SDG के वित्त पोषण अंतराल को समाप्त करने के लिए ग्लोबल SDG एक्सिलरेशन फंड का गठन करना चाहिए। GSAF को एक वैश्विक बहुदाता कोष के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसमें G20 के सदस्य देश और GDP के हिसाब से शेष 10 सबसे बड़े देश एक निश्चित पूंजी का आवंटन और योगदान करेंगे। लोचशील वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए समावेशी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं भी हैं। इसके तहत हरित, संधारणीय और चक्रीय व्यवसाय मॉडल की ओर FDI प्रवाह को सुगम बनाना चाहिए और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रकों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के साथ अनुकूल अवसरों की पहचान करनी चाहिए। अगला क्षेत्रक है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्तीय समावेशन का। इसके लिए लघु व्यवसायों की उचित संसाधनों तक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए उन्हें इंक्यूबेशन या मेंटरशिप सहायता प्रदान करनी चाहिए।
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में ये कहा गया है कि डिजिटल साक्षरता के लिए एकीकृत मानक और मापन का निर्धारण करना चाहिए। प्रौद्योगिकी, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास की अगर हम बात करें तो इसमें सीमा पार सहयोग के लिए एक मंच के रूप में वर्चुअल डिजिटल लैब और लाइब्रेरी की स्थापना करनी चाहिए। जल संरक्षण आदि पर ध्यान देने के साथ साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए काउंसिल फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन की स्थापना करनी चाहिए। अगला क्षेत्र है कार्य कौशल और गतिशीलता का भविष्य। इसके तहत मुख्य सिफारिश ये की गई कि सार्वभौमिक श्रम सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करनी चाहिए। ये रोजगार के रुझान, नौकरी संबंधी रिक्तियों आदि पर केंद्रीकृत डेटा प्रदान करेगी। वहीं ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और संसाधन दक्षता के क्षेत्र के लिए सामंजस्यपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार का विकास करना चाहिए। ये सिफारिशें की गई हैं। और अगली खबर, महत्वाकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री जन धन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 2014 में वित्त मंत्रालय के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य बुनियादी बचत बैंक खाता, धन प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक किफायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करना है। योजना के तहत ऐसे लोगों का BSBD यानी कि बुनियादी बचत बैंक खाता किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आउटलेट में खोला जा सकता है जिनके पास कोई अन्य खाता नहीं है। वर्ष 2018 से प्रधानमंत्री जन धन योजना में कई विशेषताएं शामिल की गई हैं, जैसे कि योजना का फोकस प्रत्येक परिवार से हटकर बैंकिंग सुविधा से वंचित प्रत्येक वयस्क पर केंद्रित हो गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों के लिए रुपे कार्ड पर निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं ओवरड्राफ्ट सीमा दोगुनी कर दी गई है। साथ ही ओवरड्राफ्ट के लिए ऊपरी आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। और आइए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की उपलब्धियों के बारे में। वर्ष 2015 से 23 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या 3 गुना हो गई है। 55.6% जन धन खाता धारक महिलाएं हैं और 66.7% जन धन खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। वर्ष 2015 से 23 के बीच प्रति प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते में औसत जमा 3.8 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। 6.26 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता धारक अलग अलग योजनाओं के तहत सरकार से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI के माध्यम से वित्तीय लेन देन की संख्या वित्त वर्ष 2022-23 में 8,371 करोड़ हो गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 स्तंभ हैं। असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना, प्रत्येक परिवार के लिए 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ बुनियादी बचत बैंक खाता, माइक्रो इंश्योरेंस, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, क्रेडिट गारंटी फंड का सृजन और बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच। अगला टॉपिक है सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान से सौर पवन की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिली। सोलर ऑर्बिटर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा का एक संयुक्त मिशन है। इस मिशन ने आवेशित कणों के कई अपेक्षाकृत छोटे जेट्स का पता लगाया है जिन्हें पिको फ्लेयर जेट्स कहा जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये जेट्स सौर पवन की निरंतरता के प्रमुख स्रोत हो सकते हैं। पिको फ्लेयर जेट्स कोरोना यानी कि सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत, इसकी अवसंरचनाओं से रुक रुक कर उत्सर्जित होते रहते हैं। इन संरचनाओं को कोरोनल होल्स कहा जाता है, जहां से सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र सूर्य की सतह पर वापस आने की बजाय अंतरिक्ष में फैल जाता है। सौर पवन सूर्य से बाहर की ओर लगातार प्रवाहित होती रहती है। इनमें मुख्य रूप से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये प्लाज्मा की अवस्था में होते हैं। सूर्य के विविध क्षेत्र अलग अलग गति और घनत्व की सौर पवनें उत्पन्न करते हैं। सूर्य की सतह पर घटित होने वाली सौर ज्वालाएं या कोरोनल मास इजेक्शन जैसी गतिविधियां सौर पवन द्वारा वहन की जाने वाली कुल ऊर्जा और इसकी गति को काफी बढ़ा सकती हैं। हालांकि पृथ्वी का चुंबक मंडल और सौर पवनों द्वारा लाई गई अधिकतर सौर गतिविधियों को वापस मोड़ देता है। फिर भी कुछ आवेशित कण वायुमंडल में पहुंच जाते हैं तथा चुंबकीय बाधा पैदा करते हैं। इन्हें भूचुंबकीय तूफान या सब स्टॉर्म के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये तूफान शांत भी हो सकते हैं, तब ये ऑरोरा यानी ध्रुवीय ज्योति के रूप में दिखाई देते हैं। हालांकि कभी कभी ये तूफान GPS, रेडियो और उपग्रह संचार जैसी अंतरिक्ष आधारित सेवाओं के संचालन को भी प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही ये उपग्रह इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों को उच्च विकिरण स्तर के प्रभाव में ला सकते हैं।
अगला टॉपिक है, एप्पल ने प्रमुख नीतिगत बदलाव करते हुए कैलिफोर्निया के राइट टू रिपेयर बिल का समर्थन किया है। ये बिल एप्पल जैसे विनिर्माताओं को ग्राहकों को अपने टूटे या क्षतिग्रस्त उपकरणों को ठीक करवाने की अनुमति देगा। एप्पल ने ऐतिहासिक रूप से राइट टू रिपेयर जैसे प्रयासों का विरोध किया है। राइट टू रिपेयर एक ऐसा अधिकार है जिसके तहत अंतिम उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं के साथ साथ व्यवसायों को भी बिना किसी विनिर्माता या तकनीकी प्रतिबंध के उनके स्वामित्व या सेवा वाले उपकरणों की मरम्मत करवाने की अनुमति प्राप्त होती है। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ समेत कई देशों में इसे मान्यता मिल चुकी है। दरअसल राइट टू रिपेयर का महत्व इसलिए है क्योंकि ये नियोजित अप्रचलन इसकी रणनीति को हतोत्साहित करेगा। नियोजित अप्रचलन का मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है तो उसको 3 साल के बाद रिटायर कर देना, तो ये नियोजित अप्रचलन होता है, यानी कि अभी प्रचलन से बाहर हो गया है। नियोजित अप्रचलन के अंतर्गत कंपनियां उत्पाद को इस तरह से डिजाइन करती हैं कि वो सीमित समय तक उपयोग में रहे और उसके बाद उसे बदलना जरूरी हो जाए। इसका बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, आप अपना फोन देखते होंगे। फोन को अक्सर आप देखते हैं कि 2 या 3 साल के अंदर वो हैंग करने लग जाता है या फिर उसके अंदर कोई भी तकनीकी खराबी आने लग जाती है जिससे कि उसको बदलना जरूरी हो जाता है या फिर कोई नई तकनीक आ जाती है। तो इस वजह से वो जो तकनीक है वो अपडेट नहीं रहती या पुरानी हो जाती है, तो फोन को बदलना जरूरी हो जाता है। तो ये एक तरीके का नियोजित अप्रचलन है। ये उत्पादों की संधारणीय तरीके से खपत को बढ़ावा देगा, जैसा कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ आंदोलन में आह्वान किया गया है। साथ ही ई अपशिष्ट को कम करके चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा। ये उपभोक्ताओं को इष्टतम लागत पर अपने उत्पादों की मरम्मत करवाने का अवसर प्रदान करेगा। राइट टू रिपेयर से उपकरण के मूल विनिर्माताओं और तृतीय पक्ष खरीदारों और विक्रेताओं के बीच व्यापार में सामंजस्य स्थापित होगा। ये छोटी मरम्मत की दुकानों को उत्पाद मरम्मत की अनुमति देकर व्यापार को बढ़ावा देगा, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल पर उत्पादक या विनिर्माता ग्राहकों के साथ उत्पाद विवरण के मैनुअल को साझा करेंगे। इससे ग्राहक किसी उत्पाद को मूल निर्माताओं पर निर्भर रहने की बजाय तीसरे पक्ष द्वारा या स्वयं रिपेयर कर सकेंगे। प्रारंभ में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, ऑटोमोबाइल और कृषि उपकरणों को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। और आइए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों की। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की ऋण श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। आरबीआई के दिशा निर्देशों के मुताबिक बैंकों के लिए अपने समायोजित निवल बैंक ऋण का 40% प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए निर्धारित करना जरूरी है। वर्तमान में 7 क्षेत्रकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी PSL श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ये क्षेत्रक हैं कृषि, MSMEs, निर्यात, ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा। ईवी को वित्त पोषण की जरूरत इसलिए है क्योंकि बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ईवी तकनीक के विकास और बिजनेस मॉडल संबंधी जोखिमों के कारण इस क्षेत्र को ऋण देने से बचते हैं। देश में ईवीज की बिक्री को बढ़ाने के लिए कम लागत और बेहतर वित्त पोषण अति महत्वपूर्ण है। ईवी क्षेत्र के लिए वित्त पोषण को बढ़ाने में PSL की काफी क्षमता है। समावेशन से बैंकों को सीधे तौर पर ईवीज के लिए ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। NBFCs को ईवीज को ऋण प्रदान करने के लिए अपनी विस्तृत पैठ का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। साथ ही उन्हें बैंकों से लाभ भी प्राप्त होगा। अतिरिक्त बाजार संकेत प्रदान करके निवेशकों के विश्वास में वृद्धि होगी। ये ईवीज से संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं और नीतियों का पूरक होगी। भारत के वित्तीय उद्योग में इलेक्ट्रिक वाहनों के महत्व को संस्थागत बनाने में भी इससे मदद मिलेगी। ईवी वित्त पोषण के लिए और भी कई सरकारी कदम उठाए गए हैं, जैसे कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण, फेम योजना 2, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी के उत्पादन के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। गोल्डीलॉक्स परिदृश्य। किसी अर्थव्यवस्था में गोल्डीलॉक्स परिदृश्य एक ऐसी आदर्श स्थिति का सूचक है जिसमें समृद्धि दर स्थिर गति में होती है। इसमें आर्थिक समृद्धि दर न तो इतनी उच्च होती है जो मुद्रास्फीति में वृद्धि कर दे और न ही इतनी कम होती है जो स्लो डाउन का कारण बने। गोल्डीलॉक्स परिदृश्य के अंतर्गत होता ये है कि बेरोजगारी की निम्न दर हो जाती है, स्थिर सकल घरेलू उत्पाद समृद्धि दर होती है, अपेक्षाकृत कम खुदरा मुद्रास्फीति और निम्न ब्याज दरें होती हैं। गोल्डीलॉक्स चरण आमतौर पर अस्थायी प्रकृति का होता है। इसे अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल आघातों के बाद रिकवरी और समृद्धि की अवधि के दौरान देखा जाता है।
द्विपक्षीय निवेश संधि। द्विपक्षीय निवेश संधि दो देशों के बीच संपन्न पारस्परिक समझौते हैं। इनका उद्देश्य एक दूसरे के राज्य क्षेत्रों में विदेशी निजी निवेश को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना है। BIT यानी द्विपक्षीय निवेश संधि विदेशी निवेश के साथ व्यवहार के संबंध में न्यूनतम गारंटी प्रदान करती है। इनमें शामिल है राष्ट्रीय व्यवहार। इसके तहत विदेशी निवेशकों के साथ घरेलू कंपनियों के समान व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार किया जाता है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार किया जाता है। वर्ष 2015 तक भारत ने 1993 के भारतीय मॉडल BIT के आधार पर कई देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि की थी। भारत ने 2015 में अपने मॉडल BIT टेक्स को संशोधित किया था। तब से 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें से 2 कार्यान्वित किए जा रहे हैं। सैन्य अभ्यास। ऑस इंडेक्स 23 ये भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच आयोजित एक द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है। ब्राइट स्टार 23 ये मिस्र में आयोजित एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है। भारतीय वायुसेना इसमें पहली बार हिस्सा ले रही है। इसमें भाग लेने वाले अन्य देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर शामिल हैं। IUCN का एकीकृत बाघ पर्यावास संरक्षण कार्यक्रम या बाघ कार्यक्रम। ITHCP ने कार्यक्रम के चरण 4 के लिए कॉल फॉर कॉन्सेप्ट नोट्स लॉन्च किया है। चरण 4 में कार्यक्रम के फोकस का विस्तार करते हुए इसमें अन्य पैंथराइन प्रजातियों, विशेष रूप से तेंदुए और क्लाउडेड लेपर्ड को शामिल किया जाएगा। एकीकृत बाघ पर्यावास संरक्षण कार्यक्रम को 2014 में लॉन्च किया गया था। ये जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित एक रणनीतिक वित्त पोषण तंत्र है। ये ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम में योगदान दे रहा है। इस रिकवरी प्रोग्राम को 2022 तक प्राकृतिक पर्यावास में पाए जाने वाले बाघों की संख्या को दोगुनी करने के एक वैश्विक प्रयास के तहत शुरू किया गया था। इसके अलावा और भी कई संबंधित तथ्य हैं, जैसे कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना। असम में हाथियों के प्रमुख पर्यावास क्षेत्र को सुरक्षित करने तथा मनुष्यों और हाथियों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए वृक्षों की कई देशज प्रजातियां लगाई जा रही हैं। इन प्रजातियों में आंवला, जिसे कि फाइलेंथस एम्ब्लिका कहा जाता है, बेल यानी एगल मार्मेलोस, गम्हार या गम्हारी जिसे गमेलिना आर्बोरिया कहा जाता है, जामुन जिसे साइजीजियम क्यूमिनी कहा जाता है, भुमुरी इसका साइंटिफिक नेम है टर्मिनलिया बेलेरिका, और अर्जुन यानी कि टर्मिनलिया अर्जुना आदि शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर प्रजातियां हाथियों के आहार के लिए महत्वपूर्ण हैं। निम्नीकृत हो चुके क्षेत्रों को हाथियों द्वारा पसंद की जाने वाली वृक्ष प्रजातियों के माध्यम से बहाल करने से इनके पर्यावास को सुरक्षित करने और इनकी आवाजाही को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। भारत में रोगियों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधान। रोगियों की सुरक्षा को स्वास्थ्य देखभाल की प्रदायगी से जुड़े अनावश्यक नुकसान या संभावित नुकसान से रोगी के बचाव के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में रोगियों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों में शामिल हैं रोगी सुरक्षा के प्रथम सिद्धांत हिप्पोक्रेटिक शपथ में निहित हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 चिकित्सा लापरवाही और सेवाओं की कमी से सुरक्षा प्रदान करने का उपबंध करता है। मरीजों के कानून अधिकार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 में निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और भारत के औषधि महानियंत्रक के पास ऐसे तंत्र मौजूद हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि मरीजों से दवा तथा चिकित्सा उपकरण के लिए अधिक धनराशि नहीं वसूली जाए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। प्रधानमंत्री ने भारत के चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पर सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि को मनाने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। चंद्रमा का वो स्थान जहां विक्रम लैंडर उतरा था उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। वर्ष 2019 में चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 का लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, अब उस स्थान का नाम तिरंगा रखा गया है। इसके अलावा चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगे चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चेस्टे पेलोड ने चंद्रमा की सतह पर तापमान में अधिक अंतर का पर्यवेक्षण किया है। इसने 70 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड किया है।
G20 देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। G20 देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक में काशी कल्चर पाथवे नामक एक परिणाम दस्तावेज जारी किया गया। इस दस्तावेज में सतत विकास के उत्प्रेरक और चालक के रूप में संस्कृति की भूमिका की पुष्टि की गई। इस बैठक के दौरान G20 कल्चर शेपिंग द ग्लोबल नैरेटिव फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट 4 प्राथमिकता आधारित सिद्धांतों को रेखांकित करती है, जिसमें शामिल है सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और पुनर्स्थापन, सतत भविष्य के लिए जीवंत विरासत का उपयोग करना, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक उद्योगों तथा रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना। सीताकली लोक कला। सीताकली सदियों पुरानी लोक कला है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति केरल के कोल्लम जिले के पेरिनाड में हुई थी। इसका निष्पादन फसल कटाई उत्सव ओणम के हिस्से के रूप में किया जाता है। ये कला रामायण महाकाव्य से लिए गए कुछ प्रसंगों पर आधारित है। इस कला के प्रदर्शन के दौरान राम, सीता, रावण और हनुमान जैसे चरित्रों को दर्शाया जाता है। ये कला गीतों, कहानियों और लयबद्ध शारीरिक गतिविधियों का मिश्रण है। प्रदर्शन के दौरान उपयोग की जाने वाली सभी रंगमंच सामग्री और वाद्य यंत्र बांस और ताड़ के पत्तों से बने होते हैं। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। जिम्बाब्वे, यहाँ की राजधानी हरारे है। वर्तमान राष्ट्रपति हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में फिर से निर्वाचित हुए हैं। जिम्बाब्वे दक्षिण मध्य अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। इसकी सीमाएं बोत्सवाना, जाम्बिया, मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका से लगती हैं। जिम्बाब्वे का उच्चतम बिंदु है माउंट न्यांगिनी। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा पर स्थित करीबा झील जल की मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। जिम्बाब्वे की प्रमुख नदियां हैं जाम्बेजी, पुंगवे, बुजी, सेव और लिम्पोपो। इसके अलावा एक त्रुटि सुधार भी है। दरअसल 18 अगस्त 2023 में अन्य सुर्खियों के तहत हमने एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस यानी ALS के अंतर्गत ये गलत उल्लेख किया था कि दुर्लभ रोगों के लिए बनाई गई राष्ट्रीय नीति में बताई गई परिभाषा के अनुसार ALS भारत में एक दुर्लभ रोग है। सही जानकारी ये है कि दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के मुताबिक ALS वर्तमान में एक दुर्लभ रोग नहीं है। तो आप लोग इसे ठीक कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक ये बोल दिया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।